वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर हमारा चल रहा है और चैप्टर का नाम है लेखांकन अनुपात। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अकाउंटिंग रेशो। इसको रेशो एनालिसिस भी बोलते हैं ना, अनुपात विश्लेषण। हमारा अब इसमें नया वाला जो फॉर्मूला है, इसमें वैसे चल रहा था थर्ड टाइप चल रहा था हमारा। और थर्ड टाइप कौन सा था? टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो, ये चल रहा था हमारा। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात। इसको ये बोला जाता है। इसके टोटल मिला के 9 फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं, छठा हमारा चलने वाला है ना। अच्छा, 2 फॉर्मूले जो बीच में मैंने उनका नंबर बनाया, नंबर है नहीं उसके। कौन कौन से? देनदार के साथ में पढ़ा था औसत संग्रह अवधि और लेनदार के साथ में पढ़ा था औसत भुगतान अवधि। ये दोनों एक ही होते हैं। जब एक निकाला जाता है तो दूसरा उसके साथ में निकाला जाता है, लेकिन मैंने उसका नंबर बना दिया तो तुम्हारे फॉर्मूले कितने जगह टोटल मिला के 11 हो जाएंगे। ठीक है। अब छठा वाला फॉर्मूला क्या था? छठा फॉर्मूला है हमारे पास कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है। मैंने एक बार पहले बताया था, जितने भी टर्नओवर वाली वैल्यू होती हैं, जिसके बारे में पूछा जाए टर्नओवर, उसका हमेशा भाग लगेगा। किसके बारे में पूछा है? कुल संपत्ति आवर्त। इसका मतलब कुल संपत्ति का तो भाग लगेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? नीचे डिवाइड में क्या रहेगा? टोटल असेट्स। और ये हमारा हमेशा निकाला कैसे जाता है? हमेशा निकाला जाता है या तो सेल्स पे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकाला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर किसी वजह से किसी क्वेश्चन में तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल पा रहे हो और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो उसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो? सेल्स रख सकते हो। सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप नहीं निकाल पा रहे हो, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तो दी है, तो वो गलत हो जाएगा फिर, है ना। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। एक दूसरा तरीका भी है इसको निकालने का। जब हमको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तब कैसे निकालेंगे? तब निकालने का तरीका ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इसका दूसरा तरीका है। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू तुमको नहीं दी है तो फिर सेल्स पे निकाल देना है आप, और दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे रखी तो उस पर निकालना है। दूसरी बात है टोटल असेट्स क्या होगा हमारे पास। अब तक हमने पढ़ा है असेट्स में करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स, है ना, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, ये सारी असेट्स पढ़ी हैं। अब टोटल असेट्स कौन सी होती है? कि असेट साइड में बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू आती है ना, सबकी सब होती हैं। मतलब टोटल तो करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स प्लस टोटल नॉन करंट असेट्स। ठीक है। ये सारी वैल्यू जोड़ दो आप, ये बन जाएगा टोटल असेट्स। थोड़ा सा मैं आइडिया तुमको दे देता हूँ कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, और इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, है ना, शॉर्ट टर्म वाले, स्टॉक और प्रीपेड। ये सारे के सारे आते हैं कहाँ पे? करंट में।
और नॉन करेंट में दो वैल्यू होती है, एक टेंजेबल इंटेंजिबल, तो उनको यहाँ दिखाना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, तो टोटल लगाना है बस, कैसे भी लगा लो। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, ऐसी चीजें यहाँ पे आने वाली है। बताओ बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी के बेसिस पे एक रखेंगे हम क्वेश्चन और फिर उसको करेंगे सॉल्व। देखो एक क्वेश्चन इधर रखा, एक फर्म की कुल संपत्ति, टोटल असेट्स, कुल संपत्ति 12,50,000 रुपए की है। कुल संपत्ति का मतलब है कि इस संपत्ति में करंट असेट्स भी है और नॉन करंट भी है, मतलब फिक्स भी है, सब है इसके अंदर। अब यहाँ पे लिखा मैंने फर्म की वास्तविक बिक्री, फर्म की वास्तविक बिक्री, वास्तविक बिक्री का मतलब है शुद्ध बिक्री, मतलब जिसमें से सेल्स रिटर्न को घटा दिया गया है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे सेल्स लिखेंगे ना आप, मान लो किसी ने 12,50,000 रुपए की सेल की और 50,000 का कोई माल वापस कर गया, तो सेल सिर्फ 12 लाख की है, 50,000 तो वापस आ गया ना, तो शुद्ध बिक्री लिखनी है आपको वास्तविक वाली। वास्तविक जो बिक्री है वो मान लीजिए कितने की है, 25 लाख रुपए की है, तथा औसत सकल लाभ बिक्री का 10% है। मैंने यहाँ पे लिखा है औसत सकल लाभ बिक्री का 10%। कभी कभी यहाँ पे ये बोल देता है कि औसत सकल लाभ जो है वो लागत का 10% है या लागत का 20% है। एक क्वेश्चन वो भी करके दिखाऊंगा तुमको, है ना, ऐसे दिया। तो इसमें पूछा क्या तुमसे, अब इसमें तुमको बताना है कुल संपत्ति आवर्तन अनुपात बताओ। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात बताओ, है ना। अब हमारा काम क्या है कि जो हमको आंसर में पूछा क्या है हमको, कुल संपत्ति आवर्तन अनुपात। सबसे पहले हमको इसका ही फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि जब तक हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता तो पता ही नहीं चलेगा क्या हमको निकालना है, कि क्वेश्चन तो सबके सेम ही दिखेंगे, सारी वैल्यू दी होंगी उसमें, है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके में, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। क्या बताया था मैंने कि या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं या आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं। पहले ट्राई करेंगे ये वाले फॉर्मूले की। तो इसमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा दो तरीके से, सेल्स हो और ग्रॉस प्रॉफिट हो तो मिल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया है, सेल्स दिया है हमको और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन किसी वजह से इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया होता तो फिर सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगता है, सेल्स वाला। समझ गए, ऐसे चेक करना है तुमको। चलो तो इसको कैसे करेंगे अभी हम, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अच्छा, एग्जाम में आप इसके लिए अलग से पॉइंट बना के इसका नरेशन लिख के फॉर्मूला लिख के तब अलग से बना सकते हैं, चाहो तो फॉर्मूले में सीधा सीधा बना सकते हो। अलग से बनाने का मतलब क्या है, ऐसे लिख के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उसको अलग सॉल्व करो फिर फॉर्मूले में लिखो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखना पड़ेगा हमको ऐसे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बराबर ही तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाई टोटल असेट्स। इसको सॉल्व करेंगे, सेल्स कितना है हमारा 12,50,000 और माइनस कितना करना है 10%। अब किसका 10%, 12,50,000 का। ये कितना दे रखा है हमको 25 लाख। टोटल असेट्स है ना, नहीं गलत लिख लिया मैंने, टोटल असेट्स हमारी इधर दे रखी है, कुल संपत्ति 25 की और बिक्री दे रखी है 25 लाख की। ये है बिक्री 25 लाख, ये लिखनी है यहाँ पे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे लिखना है कितना 12,50,000। इसको करेंगे सॉल्व, तो देखो 25 लाख माइनस कितना करना 10%। चाहो तो डायरेक्ट इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगी, कितना बचेगा 2,50,000। आप अलग से निकाल के भी देख सकते हैं इसको, डिवाइड बाई 12,50,000। इसको आगे सॉल्व करेंगे,
स्पेस है नहीं, इधर सॉल्व करते हैं। कितना बचेगा इधर? 22,50,000 डिवाइड बाई 12,50,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से ये भी कट जाएगा। कितना बचेगा? 225 डिवाइड बाई 125। हमको कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो दोनों को काट दे। 5 का पहाड़ा ऐसा है, 25 का भी पहाड़ा डायरेक्ट ऐसा है ना, 25 से भी कट जाएगा। तो 25 पंजे 125 और 25 कितनी बार कटेगा ये? निम्मा 225। तो कितनी बार हो जाएगा? 9/5। चाहो तो इसको कहीं छोड़ सकते हो, 9/5 आंसर माना जाएगा, है ना। मैंने 3 आंसर बताए थे ना इसको, या तो 9:5 लिख दो इसको तब भी ठीक है, या फिर इसको काट दो। 9 को 5 से कैसे काटेंगे? 9 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 4। न जाने की जीरो रहेगी, कॉपी किया नहीं तो पॉइंट लगेगा डायरेक्ट, कितना? 0। कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40। समझ गए? 1.8। ना जाने की जीरो आपको तब लगानी होती है जब तुम कॉपी कर लेते हो, तब भी भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो तो कितना बटेगा? 1.8। इसको तुम 1.8 टाइम भी लिख सकते हो। और अगर तुम इसको परसेंट में लिखना चाहते हो तो परसेंट में कैसे लिखेंगे? 9/5 गुणा 100। इसको इससे काट रहे कितना आ रहा है? 1.8 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा? 180%। इसको यहाँ पे 180% भी लिख सकते हो। लेकिन आवर्त वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, टर्नओवर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उनके ये वाले आंसर ज़्यादा सही माने जाते हैं जो टाइम में आते हैं। समझ गए वाली बात को? ठीक है, करो इसको कॉपी जल्दी। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, नंबर 7 है ना। नंबर 7 है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। देखो जो रेशो हम पढ़ते हैं ना, इनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं हमारे पास। वैसे तो कितना रेशो होना चाहिए, कब इसको सही माना जाएगा, कब इसको ख़राब माना जाएगा, कौन से बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है, कब फ़ायदेमंद नहीं है, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, तो बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतनी सारी जानकारियाँ हैं नहीं, इसलिए मैं सब कुछ बताता नहीं। तुम्हारे सिलेबस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को आने के बाद में आपको करना क्या है कि फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। कोई भी डिटेल्स उसके बारे में नहीं देनी है। समझ गए वाली बात को? तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें लिखता नहीं, थोड़ा सा लिख के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। अब यहाँ समझो, यहाँ लिखा है स्थायी संपत्ति आवर्तनपात। मैंने बताया जब भी आवर्त आएगा और उससे पहले जो भी लिखा होगा वो भाग में जाएगा। अब भाग में क्या जाएगा? स्थायी संपत्ति। पहले था कुल संपत्ति, अब रहेगा स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स, है ना। तो डिवाइड में क्या रहेगा इसमें? फिक्स्ड असेट्स। और जितने भी टर्नओवर है सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? या तो टोटल कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकल रहे हैं, या फिर सेल से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर किसी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दिया है और आप उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। इसको आप टोटल फिक्स असेट्स भी लिख सकते हैं ना, टोटल फिक्स असेट्स। बात है कि समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप जानते हैं क्या होता है, सेल्स भी आपको पता है क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया ये तो है ना 2 तरीके से। अब बात आती है फिक्स असेट्स की। तो फिक्स असेट्स क्या क्या होती है वो थोड़ा सा डिटेल में मैं तुमको समझाता हूँ। फिक्स असेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको स्थायी संपत्ति। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? नॉन करंट असेट्स। और ये जो नॉन करंट असेट्स हैं हमारे पास 2 तरीके की होती हैं। एक को तो बोलते हैं हम टेंजेबल और एक को बोलते हैं इंटेंजेबल। टेंजेबल का क्या मतलब है? टेंजेबल का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को या जिन संपत्तियों को आप छू सकते हैं और देख सकते हैं वो सारी की सारी टेंजेबल है, लेकिन फिक्स होनी चाहिए, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जा सके। तो इसको तो बोलते हैं हम मूर्त संपत्ति और इनको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति।
मूर्त संपत्ति में क्या क्या आएगा, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, इस टाइप की चीज़ें आएंगी। और अमूर्त में कौन सी आएंगी, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे गुडविल, सॉफ्टवेयर, इसके बाद में पेटेंट्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अमूर्त संपत्तियां हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यूज कर सकते हैं इनका सिर्फ, ठीक है। तो अगर इन सब वैल्यूज को हम जोड़ देंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आते हैं ना, इन सब वैल्यूज को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा टोटल फिक्स असेट्स बन जाएगा। क्लियर है तक बात। अब एक क्वेश्चन से समझो आप, इधर मैंने इधर लिखा, मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी तुमको कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दो तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है, कभी कभी तो ऑन सेल और कभी कभी ऑन कॉस्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ऑन कॉस्ट रखूंगा इसको, है ना। ऑन कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा एक फर्म की कुल बिक्री 12,50,000 रुपया है तथा इसका सकल लाभ 12.5% लागत पर है। पहले बिक्री पर बताता था, इस बार मैंने लागत पर लिखा है, ठीक है। चलो लिखा मैंने इधर, फर्म की कुल स्थायी संपत्ति, मैंने स्थायी संपत्ति को कैटेगराइज नहीं किया कि मशीन इतने की है, गुडविल इतने की, टोटल एक बार में लिख दिया मैंने ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो। स्थायी संपत्ति 5 लाख रुपए की है, पूछा है स्थायी संपत्ति आवर्तन अनुपात बताओ। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे। इस क्वेश्चन में पूछा है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। तो ये जो स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात का मतलब है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। तो जो हमसे पूछा है उसको तो लाएंगे डिवाइड में, क्या, फिक्स असेट्स। और ये दो वैल्यू में लग सकता है, या तो सेल्स में या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब सेल्स कैसे, तो सेल्स तो डायरेक्ट दी होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखना पड़ेगा हमको। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। क्या हमको बिक्री और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल और ग्रॉस प्रॉफिट, भाई सेल भी दिया और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। तो इसका मतलब है कि हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होता तो फिर सेल्स पे निकालते इसको। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। चलिए अब चेक क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनता है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इधर कवर कर देता हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगा कैसे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। इसका यही मीनिंग है। अब तक हम क्या कर रहे थे कि जितनी भी बिक्री थी बिक्री का निकाल रहे थे परसेंटेज, लेकिन इस बार क्या है कि परसेंटेज बिक्री पर नहीं है, परसेंटेज किस पे है, लागत पे है। और जब तक हमको लागत ना दी हो तब तक हम परसेंट कैसे निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये हैं लेकिन किसी दूसरे के पास कुछ रुपए हैं, ये नहीं पता कितने रुपए हैं, और उसके रुपए का 10% मुझे चाहिए। तो मुझे 10% कब मिल पाएगा, जब मेरे को ये पता चले कि आखिर उसके पास कितने रुपए हैं। अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो मेरे को 1 रुपया मिलेगा, अगर उसको 100 रुपये हैं तो मेरे को 10 रुपये मिलेंगे। तो मेरे को कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना। अब मेरे को पता ही नहीं है तो सोचना पड़ेगा हमको कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जब ये लागत पे बोलेगा तो मैंने क्या मानना, लेट, ये इसी का पार्ट है बेटा, है ना, यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसको तुम यहाँ लिखना, यहाँ पे लेट कॉस्ट बराबर, कॉस्ट बराबर कितना, 100। मैंने मान लिया 100 रुपये की कॉस्ट रही होगी, और अगर किसी कॉस्ट में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूँ
कॉस्ट होता है जितने की वस्तु हमने खरीदी या बनाई, उसमें प्रॉफिट कितने का है 12.5%। तो 100 का आप जितना भी परसेंट निकालोगे ना उतनी वैल्यू निकल के आती है हमेशा। तो 100 का 12.5 कितना आएगा 12.5। तो कितना हो जाएगा ये 112.5 ये हो जाएगा। बताओ ये वाली बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा हो सकता है इस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक रहे आपको, क्योंकि ये 112.5 है और ये कितना है 125 है ना, 12,50,000। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी तुमको ये हो जाए कि इस क्वेश्चन को बिना पॉइंट के सॉल्व कर पाओ। यहाँ 25% लिख लेना है इसको, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने 25। तो कितना हो जाएगा बेटा ये वाला 125। अब समझो एक बात, मेरे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है कितने की 100 की है, 25 का प्रॉफिट है, और ये क्या प्रॉफिट जोड़ने का ये बन गई सेल बन जाती है, ठीक है सेल। जब हम ऐसे किसी चीज को मानते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई मानी हुई ऐसी वैल्यू जरूर होती है जिसका कि कोई ना कोई अमाउंट होगा। देखो कॉस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं है, प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में है। मेरे अकॉर्डिंग सेल कितनी है 125, क्वेश्चन और कितनी है 12,50,000। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए इसमें से कॉस्ट या प्रॉफिट, कोई भी एक चीज मिल जाए काम हो जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ से क्या निकाल देता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ एक तो इसमें से प्रॉफिट निकालता हूँ। मैं दोनों निकाल के बताता हूँ आपको। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, 12,50,000 रुपये जो है वो किसके बराबर हैं 125 के बराबर, और प्रॉफिट कितने का है 25 का। करो इसको सॉल्व, 12,50,000 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई 25। कैसे करते हैं समझो इसको। देखो जब ये गुणा लग रहा है ना इधर, ये गुणा ऊपर वाले के साथ है, तो इस 25 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 12,50,000 डिवाइड बाई 5 से काटेंगे 25, तो ये बन जाएगा 2,50,000 पंजे 12,50,000। समझ गए वाली बात को। कहने का मतलब है कि इस 12,50,000 रुपये में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट शामिल है, और उस 2.5 लाख के प्रॉफिट को मैं घटा दूं तो कॉस्ट बन जाएगी मेरी। ये बात समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते और कॉस्ट के साथ करना चाहते हैं तो कॉस्ट के साथ कैसे करेंगे उसको मैं इधर समझाता हूँ। देखो अगर कॉस्ट के साथ करना है तो देखो 12,50,000 रुपये जो हैं ये कॉस्ट निकाल रहे हैं बेटा यहाँ सीधा, क्योंकि हमको कॉस्ट ही तो चाहिए यहाँ पे। 12,50,000 जो किसके बराबर है बेटा 125 के, मेरे को कितना चाहिए 100 के बराबर। कॉस्ट कितनी है 100। देखो कैसे करेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। इसके बाद अब 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 2.5 लाख बार, 2,50,000। अब 2,50,000 की मल्टीप्लाई करोगे 4 में कितना आ जाएगा 10 लाख रुपया। आप कैसे भी कर लो, या तो 12,50,000 में से 2.5 लाख घटा दो प्रॉफिट के तो भी 10 लाख बचेंगे, या डायरेक्ट तुम 10 लाख लिख लो तब भी वो 10 ही लाख है, ठीक है। चलो यहाँ के अकॉर्डिंग करते हैं। सेल्स कितना है हमारा बेटा 12,50,000 माइनस ये कितना आया 2.5 लाख प्रॉफिट, डिवाइड बाई फिक्स असेट्स कितने की है हमारी 5 लाख। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 लाख अपॉन 5 लाख, कितना आ गया 2 टाइम। ये इसका आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक करो जल्दी कॉपी। खिचड़ी पकाई है उधर गिरे नहीं थी, उधर ऊपर से नीचे ऐसा है कोई यार देखे तो उसकी समझ में ना